हेलो एंड वेलकम टू TFC। आई एम नवीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइंस की। आखिर बिटकॉइंस है क्या, हम पूरी जानकारी समझेंगे इन जस्ट 10 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टाइमर एंड लेट्स बिगिन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों अपने अपने टाइम पे करेंसी हो चुकी है। जैसे ये 50 का नोट आज की करेंसी, उससे पहले शुरू हुई थी ये सीशेल्स जिन्हें कौड़ी कहा जाता था। करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो हर जगह एक्सेप्टेड हो। आपको कुछ मार्केट से सामान चाहिए, आप ये करेंसी दीजिए और वो सामान आप ले लीजिए। जैसे हमने देखा करेंसी हमेशा वक्त के साथ बदलती आई है, तो उसी तरह अब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो क्यों ना एक डिजिटल करेंसी बन जाए। बस यही कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो मतलब डेटा एन्क्रिप्शन, जैसे एक डिजिटल वर्ल्ड के लिए एक लॉक। करेंसी जो हमने अभी जाना इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज एक्सेप्टेबल। इसके लिए ना ही प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन, ना ही बैंक्स जहाँ पे ये स्टोर हो सके। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आइए चलते हैं कुछ सालों पहले 1990s। तब से क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू हो गया था। फिर आया 2008 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पे था। एक मेजर अनाउंसमेंट आई। वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। उस टाइम जब सारा वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम से परेशान था, तभी सतोशी नाकामोटो के नाम से एक व्हाइट पेपर यानी एक न्यू आइडिया साइबरपंक नाम के एक मेलिंग लिस्ट को भेजा गया। उन्होंने एक नई करेंसी बनाने का आइडिया दिया जिसका नाम रखा बिटकॉइन। बिटकॉइन के यूजर्स को एक बिटकॉइन एड्रेस मिलेगा जो एक बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा। देयर आर स्टिल डाउट्स कि सतोशी नाकामोटो है कौन। नाकामोटो ने अपनी ये न्यू करेंसी गोल्ड के ऊपर बेस करी। द गोल्ड प्राइस सिंपली इज हाउ मच पीपल आर विलिंग टू पे। सिमिलरली बिटकॉइन की भी कोई फिक्स प्राइस नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट रीजन क्या है कि गोल्ड की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज स्केर्सिटी, मतलब गोल्ड एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन अगर पूरी दुनिया में आधी मिट्टी गोल्ड की होती तो क्या गोल्ड की जो अभी की वैल्यू है वो इतनी होती? नहीं। सिमिलरली बिटकॉइन में भी उन्होंने स्केर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा। देयर विल बी ओनली 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही उनके सिस्टम के हिसाब से टोटली रिलीज होंगे। नया गोल्ड ढूंढने के लिए माइनिंग की जाती है। लेकिन ये बिटकॉइन माइनिंग है क्या? नाकामोटो के आइडिया के हिसाब से हर 10 मिनट में एक पजल का कंपटीशन होगा। Whoever solves that puzzle will be declared the winner और उसे 1 block of Bitcoin which is 50 Bitcoins मिलेंगे। ये सारे प्रोसेस को बिटकॉइन माइनिंग कहा जाता है। इसके साथ हर 4 साल में 1 ब्लॉक ऑफ बिटकॉइन जिसकी वैल्यू पहले 50 थी वो घट के हाफ हो जाएगी। मतलब पहले विनर्स को 50 बिटकॉइन मिलते थे, फिर 25। अगर इसी रेट से चलता रहा तो आखिरी बिटकॉइन माइन होगी साल 2140 में। अभी बिटकॉइन माइनिंग के लिए दुनिया के बेस्ट कंप्यूटर्स या जिसे नोड्स कहते हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट और उनकी मिला के एनर्जी कंजम्पशन इज एज मच एज कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना एंड नॉर्वे। अगर इतने पावरफुल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कौन सा कैलकुलेशन है जो वो करते हैं इस बिटकॉइन माइनिंग प्रोसेस में? लेट्स नॉट मेक इट टू कॉम्प्लिकेटेड। हम ये बात नहीं करेंगे कि व्हाट इज हैश, व्हाट इज नॉन्स। इस बिटकॉइन माइनिंग पजल के 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक है द पजल शुड बी कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व और सेकंड है इट शुड बी इजी टू वेरीफाई। अब ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ पजल बी कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व एंड इजी टू वेरीफाई? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं अपने कैलकुलेटर या लैपटॉप पे टाइप करूं व्हाट इज 2447 into 3542 तो उसका आंसर वो जल्दी बता देगा कि द आंसर इज 86,67,274। लेकिन अगर इसको हम उल्टा करें तो व्हाट इफ वी टेल द कंप्यूटर कि फाइंड 2 नंबर्स जिनके मल्टीप्लाई करने का आंसर होगा 86,67,274, तो वही कंप्यूटर ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि काफी सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होंगे टू अराइव एट दोज 2 नंबर्स। सिमिलरली बिटकॉइन नेटवर्क में जब कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो बाकी सारे कंप्यूटर उसे क्विकली वेरीफाई करते हैं जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क।
अब आइए आते हैं बिटकॉइन के सबसे बड़े मोटिव पे। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी। अगर आप बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक्स मेनली अकाउंट मेंटेन करती हैं या आपका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। अगर हमें थर्ड पार्टी को निकालना है तो नाकामोटो का सजेशन था पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, जिसे कहा जाता है ब्लॉकचेन। ये एक शेयर्ड पब्लिक लेजर है जिसमें अब तक के सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस की लिस्ट है और ये अवेलेबल है टू ऑल कनेक्टेड ऑन द बिटकॉइन नेटवर्क। लेकिन अगर ये पब्लिकली अवेलेबल है तो ये हैक भी तो हो सकता है। अगर मेरे पास कोई ट्रांजैक्शन की लिस्ट है और मैं उसे चेंज कर दूं, क्या बिटकॉइन का नेटवर्क उसे मान लेगा? नहीं। ये ब्लॉकचेन वर्क करता है मेजॉरिटी कंसेंसस पे। इसका मतलब अगर 51% कंप्यूटर कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन राइट है, देन इट इज अप्रूव्ड, व्हिच मेक्स बिटकॉइन टेक्नोलॉजी मोर सिक्योर देन कन्वेंशनल बैंकिंग। अब आते हैं 2009 में। नाकामोटो ने बिटकॉइन सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स में रिलीज कर दिया और फर्स्ट ब्लॉक ऑफ 50 कॉइन्स, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, उसे जनरेट कर दिया एंड थस क्रिएटिंग द फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद से बिटकॉइन माइनिंग बिगैन और नए बिटकॉइंस रिलीज होते रहे, मगर उस समय बिटकॉइन की वैल्यू थी 0, शून्य। फिर आया 2010। अगर आपके पास कभी टाइम ट्रैवल मशीन आए तो गो बैक टू द ईयर 2010 बिकॉज तभी बिटकॉइन इतने इजीली अवेलेबल थे कि एनीवन कुड नाउ बी अ मल्टी मिलियनर। एक काफी अच्छी स्टोरी है। 2010 में लाजनो नाम के एक बिटकॉइन माइनर ने एक पब्लिक फोरम में पोस्ट किया था, अगर कोई उनके घर 2 पिज्जा डिलीवर करेगा तो वो उस व्यक्ति को 10,000 बिटकॉइंस देंगे। अगर मार्केट से भी किसी वो बिटकॉइन लेनी हो तो तब 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू मार्केट में चल रही थी $40 to $50। इंडियन करेंसी में 2 से 2,500 रुपए में आप 10,000 बिटकॉइंस के मालिक होते और अब वो 2 से 2,500 की इन्वेस्टमेंट ट्रांसफॉर्म हो गई होती 2,900 करोड़। अब 2021 में 19 मिलियन बिटकॉइंस जनरेट हो चुकी हैं और बिटकॉइंस की वैल्यू अराउंड 28 से 29 लाख इंडियन रुपीस है। बिटकॉइन का टोटल मार्केट जो पहले 0 था अब बढ़ के $731 बिलियन का हो गया है। बिटकॉइन अब हाईली स्पेक्यूलेटिव एसेट बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल पहले बिटकॉइन की वैल्यू थी 6,80,000 जो बढ़ के पहुंच गई 46 लाख रुपीस फॉर 1 बिटकॉइन और अब इसकी वैल्यू है अराउंड 29 लाख। इट हैज लेड राइज टू रैंसमवेयर, जहां पे साइबर अटैक होगा कंप्यूटर्स पे और फिरौती में बिटकॉइन मांगे जाएंगे। ऐसा ही हुआ रिसेंटली एक मीट कंपनी के साथ, जिन्हें $11 मिलियन बिटकॉइन रैंसमवेयर देने पड़े। लेकिन ब्लॉकचेन डेटा फर्म चेन एनालिसिस के हिसाब से illegal activities only make for 0.34% of all the cryptocurrency transactions. बिटकॉइन मार्केट अब इतना स्पेक्यूलेटिव हो गया है कि कभी सुना है कि कोई क्रिमिनल पकड़ा गया और पूरा मार्केट एक्चुअली नीचे चला गया? ऐसा ही हुआ बिटकॉइन मार्केट में। कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी से एक बंदे ने रैंसम में बिटकॉइंस मांगे और काफी हफ्तों बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इसके रिएक्शन में बिटकॉइन मार्केट एक्चुअली फेल डाउन। व्हाट वाज द रीजन? वो बिटकॉइन मार्केट क्यों गिरा? द रीजन वाज बिकॉज ये अरेस्ट ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिटकॉइंस कंप्लीटली एनोनिमस या कंप्लीटली सीक्रेसिव हैं और फ्यूचर में बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा? चाइना, जापान और स्वीडन की सेंट्रल बैंक्स ने क्रिप्टो करेंसी की ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू कर दी। फेसबुक इज ऑल्सो वर्किंग ऑन अ क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस पर अभी तक काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए अब तक इंडिया में कोई भी रेगुलेशन नहीं बना है। Therefore, anyone who is buying क्रिप्टो करेंसी उसे गवर्नमेंट की आने वाली पॉलिसीज पर नजर रखनी होगी। अब आते हैं एक फाइनल क्वेश्चन पर, क्या बिटकॉइंस एक कॉमन करेंसी रिप्लेस कर सकती हैं? ये है एल साल्वाडोर और यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर से अब बिटकॉइंस लीगल टेंडर हो गई हैं। एल साल्वाडोर हैज बिकम द फर्स्ट नेशन टू मेक बिटकॉइन अ लीगल टेंडर, बट इज इट अ वायबल डिसीजन? क्या ये सही फैसला है? आई डोंट थिंक सो। द बिगेस्ट रीजन इज कि क्रिप्टो करेंसी की हाई वॉलेटिलिटी। जस्ट इमेजिन, किसी ने 1 साल पहले एक बिटकॉइन का लोन लिया। उस टाइम एक बिटकॉइन की वैल्यू थी 7 लाख रुपए। अब 1 साल बाद जब उसे ये लोन वापस देना है तब उसे वो एक बिटकॉइन ही वापस देनी होगी।
लेकिन अब बढ़ के उस बिटकॉइन की वैल्यू हो गई है 28 लाख। तो लिया लोन 7 लाख का, लेकिन देना पड़ा 28 लाख। दैट्स द रीजन अगर कोई करेंसी इतनी हाई वॉलेटिलिटी में हो तो उसे करेंसी नहीं कहा जा सकता। बिटकॉइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट बेस्ट इज अ स्पेक्यूलेटिव एसेट। अब मेरा फाइनल आपसे क्वेश्चन, आपको क्या लगता है व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ये था हमारा एक्सप्लेनर वीडियो। अगर कोई डिफरेंट टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज डू इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फिल्मी कट।